मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अपन को क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि अपन एलिमेंट को क्या कर सके, क्लासीफाई कर सके, जिससे कि स्टडी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। कैसे? अपन सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक जगह रख देंगे और अलग प्रॉपर्टी वालों को अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। जब अपन सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक जगह रख देंगे तो एक की स्टडी करते हैं वो सबकी स्टडी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं मेनली किसके लिए? स्टडी के लिए। अपन यहाँ पे एक तो डोबेराइनर का ट्रेड नेम देखेंगे, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं अपन डोबेराइनर ट्रेड लॉ। डोबेराइनर ट्रेड लॉ में क्या था कि डोबेराइनर ने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन के ग्रुप बनाए थे और उन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास होता है वो रिमेनिंग 2 एलिमेंट है उनके एवरेज के इक्वल होता है। ही मेड ऑफ द ग्रुप बाय टेकिंग द थ्री एलिमेंट। इन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वेयर आर सेम, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। दीज आर कॉल्ड द ट्रेड ऑफ डोबेराइनर। डोबेराइनर साइंटिस्ट ने सेम प्रॉपर्टी वाले जिन एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनके तीन के ग्रुप बनाए थे, उनको अपन ट्रेड बोलते हैं। इन दिस ग्रुप द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इस ग्रुप में जो मिडिल एलिमेंट है वाज द नियर इक्वल ऑफ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द रिमेनिंग 2 एलिमेंट। तो मिडिल वाले एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो एवरेज होगा जो 2 रिमेनिंग एलिमेंट बच गए उनके एवरेज के इक्वल होगा। जैसे उन्होंने 3 बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो कैसे होगा ये? जैसे ये 7 है और ये है 39। इसको अगर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाले के मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो रहा 46 और 46 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। ये 23 बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो डोबेराइनर ने ये कहा था कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट और लास्ट एटम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है। इन्होंने ये ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमियम और आयोडीन तक 3 तक ही बना पाई। ये आगे चल नहीं पाई। फिर इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एलिमेंट को, और जो हर 8वां एलिमेंट था वो पहले वाले के सिमिलर करैक्टर शो कर रहा था। तो इन्होंने ऐसे करके कैल्शियम 20 तक तो एलिमेंट को रखा था। इसके बाद में ये अप्लाई नहीं हो पाया। ही अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। पहले वाला था वो भी एटॉमिक वेट पर ही डिपेंड था और ये वाला है न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ है वो भी एटॉमिक वेट पर ही डिपेंड है। आर फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो हर जो 8वां एलिमेंट था वो क्या कर रहा था, फर्स्ट वाले के सिमिलर करैक्टर शो कर रहा था। इट मीन्स उसी सेम ग्रुप में आ रहा था। जैसे उन्होंने लिखा ये रखा लिथियम, तो इसके बाद 8वां इसी के नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला इसी के सिमिलर आया। अपन देखिए कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के नीचे 8 वाला एलिमेंट वापस वहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा। ऐसे बेरिलियम के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाला मैग्नीशियम हो जाएगा। लेकिन ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था वो केवल कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ, कैल्शियम 20 तक ही एप्लीकेबल होता है और यही इसका ड्रॉबैक होता है। मेंडली पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट है मेंडली पीरियोडिक टेबल। ये भी एटॉमिक मास पर ही डिपेंड थी। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अपनी जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी वो भी एटॉमिक मास पर ही डिपेंड थी। अब तक की तीनों जो क्लासिफिकेशन थे वो एटॉमिक मास पर ही डिपेंड थे। जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो हॉरिजेंटल लाइनें थी, जो आरडी लाइनें थी, उनको उन्होंने पीरियड कहा था और जो वर्टिकल कॉलम थे, जो खड़े कॉलम थे, उन्होंने उनको ग्रुप कहा था। देयर आर द 8 ग्रुप इन द टेबल हैज़ बीन डिवाइड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या किया था, 8 ग्रुप दिए गए थे। 8 ग्रुप को ए और बी की फॉर्म के सब ग्रुप में डिवाइड किया था। जैसे फर्स्ट ए,
बी, सेकंड ए और बी, ऐसे डिवाइड किया गया था। और नोबल गैसेज वेर नॉट नॉन टिल नाउ, दीज गैसेज वेर शो इन द टेबल द मेकिंग ऑफ द न्यू जीरो ग्रुप। उस टाइम में क्या था कि जो नोबल गैसेज थी उनको जगह नहीं दी गई थी, तो फिर इनको क्या किया, एक्स्ट्रा में जीरो ग्रुप नाम दे करके उसके साथ में अटैच किया गया था। बल्कि मेंडलीफ ने तो कहाँ तक दिए थे, केवल 8 ग्रुप ही दिए थे। ये वाला ग्रुप है एक्स्ट्रा में जीरो ग्रुप के नाम से दिया गया। देर आर 6 पीरियड, और इनकी टेबल में जो पीरियड थे वो कितने थे, 6 थे। इन्होंने जो खाली कुछ जगह खाली स्पेस रह गया था, उन स्पेस वाली जगह पर एलिमेंट को नाम दिया गया था, जैसे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम। और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में जब इनकी डिस्कवरी होगी तो उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इनके सिमिलर होगी। जैसे स्कैंडियम की किसके सिमिलर होगी, बोरोन के सिमिलर होगी। तो उन्होंने जो स्पेस रहा था उनको नाम दिया था एका बोरोन। बाद में वो डिस्कवर होने के बाद उसका नाम रखा गया था स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम बना, और एका सिलिकॉन जो बाद में क्या बना था, जर्मेनियम बना था। अब मेंडलीफ की भी कुछ ड्रॉबैक रह गए थे। तो ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाट नॉट सर्टेन। एक तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है और उससे नीचे वाले सारे क्या थे, मेटल थे। तो एक तो ये हो गया। इट वाज नॉट पॉसिबल द आइसोटॉप्स इन द टेबल, आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी गई, जबकि पीरियोडिक टेबल किस पर बेस है, एटॉमिक मास पर बेस है। तो आइसोटॉप्स तो अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो तीनों को जगह मिलना चाहिए था, क्योंकि तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आइसोटॉप्स को भी पोजीशन नहीं मिली, जगह नहीं मिली। एंड डिसिमिलर एलिमेंट वेर द पैलेस इन द सेम ग्रुप, और जो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले थे, डिसिमिलर एलिमेंट थे, उनको भी कई बार एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे हाइड्रोजन गैस है और नीचे वाले मेटल है, तो गैस और मेटल को भी साथ साथ में रख दिया गया था। देन आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको एक्सटेंड फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेंडलीफ से लॉन्ग है। मेंडलीफ की तो केवल कैल्शियम 20 तक एप्लीकेबल थी, ये उससे भी आगे है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लॉन्ग फॉर्म है, और गिवन बाय द मोजले, ये मोजले साइंटिस्ट ने दी थी। और इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है, वो ये बोलता रहा है कि ऑल एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर बेस है। इससे पहले वाले सारे क्या थे, एटॉमिक मास पर बेस थे। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस है, एटॉमिक नंबर पर बेस है। हॉरिजेंटल रो इज पीरियड, इसमें भी जो हॉरिजेंटल रो थी वो तो कौन सी थी, पीरियड थी। और जो वर्टिकल कॉलम थे वो कौन से थे, ग्रुप थे। द नंबर ऑफ ग्रुप 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है वो कितने हैं, 18। मेंडलीफ में कितने थे, 8 थे। और इसमें पीरियड होता है वो 7 होता है, उसमें कितने थे, 6 थे। द पीरियड रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल, जो पीरियड होता है, जो एन होता है, उसको अपन सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं, और ये उसको रिप्रेजेंट भी करता है। अगर अपन 7 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, तो फर्स्ट में 2 एलिमेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। 2 और 3 में 8 एलिमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। और 4 और 5 में 18 एलिमेंट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 6 और 7 में 32 होते हैं, इसे बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें 8 से ज़्यादा क्यों हो गए, इसमें 10 किसके आ गए, डी ब्लॉक के आ गए। तो 10 डी के आते ही कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसमें आगे जा कर के 14 किसके आ गए, एफ ब्लॉक के आ गए, इसलिए ये कितना हो गया, 32 हो गया है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे लेंथेनॉइड होता है, तो लेंथेनॉइड क्या होता है, 4 एफ सीरीज जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड। और एक्टिनॉइड बोलते हैं 5 एफ सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड आता है। ग्रुप फर्स्ट का अनदर नेम है एल्केलोइन मेटल, एंड ग्रुप सेकंड का होता है एल्केलोइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप आते हैं, और इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। 16 ग्रुप को अपन चाल्कोजन, 17 ग्रुप को अपन हेलोजन, 18 ग्रुप को नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, या जीरो ग्रुप बोलते हैं। डी ब्लॉक 3 to 12 नंबर तक होता है, और अगर इसमें 3 से 11 नंबर तक को तो अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है। 18 ग्रुप में क्या होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आता है, इसलिए अपन 18 ग्रुप को क्या बोल देते हैं, कॉइन मेटल ग्रुप भी बोल देते हैं।
12 ग्रुप में जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है, +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल नहीं हो रहा, वेरिएबल नहीं होता तो अपन इसको क्या नहीं बोलते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। ए ब्लॉक में थर्ड ग्रुप में ही आता है। ए ब्लॉक होता है वो ग्रुप तो थर्ड ही आता है, और पीरियड होता है वो होता है 6 और 7। ये जो पीरियड आएगा वो आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ए ब्लॉक को अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। फिर आता है पैरा यूरेनियम एलिमेंट, किसे बोलते हैं, तो यूरेनियम 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको अपन पैरा यूरेनियम बोलेंगे। तो पैरा यूरेनियम द एलिमेंट आफ्टर द यूरेनियम, यूरेनियम के बाद वाले को अपन बोलेंगे पैरा यूरेनियम। देन आता है सेमी मेटल्स, देन आता है सेमी मेटल्स या मेटलॉइड। सेमी मेटल या मेटलॉइड में क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के करैक्टर होते हैं, और इसमें मेटल एंड नॉन मेटल बहुत करैक्टर होते हैं। और जैसे मेटलॉइड की जो ट्रिक है वो है SiS, शीला, एसी, तेरी, आंटी, सबसे जवान, बोरोन और पोलिनियम, ये सब मेटलॉइड होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब हो गया है कि जो करैक्टर होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ इंक्रीज होंगे और कहाँ डिक्रीज होंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। देखो एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और बाहर सेल होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटम। और आयनिक रेडियस क्या होगी, एटम की जगह आयन आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन एटम, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आयनिक रेडियस हो जाएगी। यह है कि एनाइन नेगेटिव वाले की साइज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रल की कम होती है, और पॉजिटिव वाले की सबसे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे देखेंगे। और ये होती है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ये होता है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के भी ऊपर नेगेटिव होता है, तो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्शन होगा तो साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन कोवेलेंट रेडियस, द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम। दो एटम के न्यूक्लियसों के बीच की डिस्टेंस का अगर हाफ कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। ये दोनों बॉन्डेड एटम हैं, दोनों बॉन्डेड एटम है तो थोड़ा बहुत पोर्शन क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। अब दोनों के न्यूक्लियसों के बीच की डिस्टेंस का हाफ ले लेंगे। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एटम टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ द सम एटम। इसमें क्या होता है, वही दो एटम लेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से नॉन बॉन्डेड होंगे। ये अपन ने लिया ये H2, इस H2 के दोनों मॉलिक्यूल तो क्या है, आपस में बॉन्डेड है, इस H2 के भी आपस में बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉन बॉन्डेड है। तो जब दोनों नॉन बॉन्डेड है तो दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस का, न्यूक्लियसों के बीच की डिस्टेंस का हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा, वांडरवाल रेडियस हो जाएगा। ये वांडरवाल रेडियस होती है ना, वो कोवेलेंट रेडियस से इंक्रीज होती है। वांडरवाल रेडियस ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट में तो दोनों क्या थे, बॉन्डेड थे, बॉन्डेड थे तो थोड़ा बहुत पोर्शन मर्ज हो रहा था, मर्ज हो रहा था तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई थी, इसलिए कोवेलेंट रेडियस होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू वांडरवाल रेडियस। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैस एटम। इन्होंने कहा है कि कोई भी एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है, गिवन एनर्जी होती है या रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब आ गया इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ करता है एटम इलेक्ट्रॉन को गेन, आउटर मोस्ट सेल में करता है, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा कि आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में वन इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN।
द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द टू डिसिमिलर एटम। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और जैसे HCl है तो HCl में एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उसकी En ज़्यादा होती है। अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो En होती है, द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज़ फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द अट्रैक्शन फोर्स द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर जेड इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो साइज़ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या सिडलिंग इफेक्ट। इस सिडलिंग इफेक्ट में होता क्या है? द रिपल्सन फोर्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ये बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और सेकंड इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी? साइज भी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो साइज भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। देन वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल एंड द एलिमेंट डिटर्मिनेट द वैलेंसी। किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम होता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ऑक्टेव कंप्लीट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसे ही अपन उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसको रिमूव करने के बाद ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी +1 होती है। सेकंड की +2 होती है, 13 की +3 होती है, 14 में 5 3 होती है, 14 में 4 होती है, 14 में 4 होती है। क्योंकि 14 के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 4 को रिमूव करे। तो 4 को रिमूव करना ईजी होता है। 15 इलेक्ट्रॉन की -3 और 5 दोनों होती है और 16 की -2 और 6 दोनों होती है। 17 की -1 और 7 दोनों होती है। कैसे? 17 है जो हेलोजेंस है उनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें और फिर ऑक्टेव कंप्लीट करें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेव कंप्लीट कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेना ईजी होता है, इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो माइनस में होती है। अब इनकी पीरियोडिसिटी की बात करते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो ये जो ये लाइन है वो इंडिकेट कर रही है इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। जैसे ही अपन किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है। रेडियस में चारों आ जाएगी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वांडर वॉल रेडियस, चारों इंक्रीज होगी। एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। तो जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये चारों चीज़ इंक्रीज होती है और ये पीरियड में जाने पर ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब पीरियड में कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी? इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। जैसे अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब क्या होती है? पीरियड में इंक्रीज होती है। और जो पीरियड में इंक्रीज होती है वो ग्रुप में क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये अपना पीरियोडिसिटी वाला भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।